नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आदिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम पहले कर चुके हैं। एक क्लास में लगभग हमने 100 प्रश्नों को कर लिया था। आगे के प्रश्नों को आज की क्लास में देखेंगे, क्योंकि जो टॉपिक हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, साथ साथ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए भी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको तथ्यों की बार बार रिवीजन हो और आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। और ये जो क्लासेस चली हुई है भाई, सभी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होगी। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, तो सभी की जो लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो प्रश्न संख्या 111 हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जब काल विभाजन किया गया, हर एक काल के अपने अपने नाम दिए गए, उस किस काल का क्या नाम दिया और किस विद्वान ने दिया, उनके अनुसार जब दोहरे नामकरण की बात आती है कि एक काल का जैसे आदिकाल नाम दिया, तो आदिकाल के साथ साथ और अन्य नाम भी किसने स्वीकार किया? जैसे वीरगाथा काल जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल भी दिया और आदिकाल भी नाम दिया इन्होंने। तो शुक्ल के द्वारा दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया गया। उन्होंने केवल अपना तो एक नाम दिया, प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, लेकिन साथ साथ उन्होंने आदिकाल को भी नकारा नहीं है, उन्होंने आदिकाल नाम भी स्वीकार किया है। वो कहा है कि आदिकाल भी हम कह सकते हैं। जैसे कि रीतिकाल को सिंगार काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, लेकिन रीतिकाल जो नाम दिया है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार दिया गया। इसी प्रकार रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को जैसे जो है रीतिकाल भी कहना उचित समझा है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सिंगार काल भी कह सकते हैं। इस प्रकार से दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया किस आचार्य ने, किस विद्वान ने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा? विद्यापति जी ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट नाम दिया है, अवहट कहा है? वो कहा है कीर्तिलता की भाषा को। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्तिपता का दोनों जो रचनाएं हैं अवहट भाषा में लिखी है, लेकिन जो कीर्तिलता की भाषा को इन्होंने क्या कहा है? अवहट कहा है। परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो पदावली किस भाषा में रचित रचना है विद्यापति जी की? तो विद्यापति जी की पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित रचना है। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अवहट तीनों भाषाओं में अपनी रचनाएं की है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किस लेखक को जाना जाता है? वे जाने जाते हैं विद्यापति जी को। बढ़ते हैं आगे। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? विद्यापति पदावली का जो संपादन है वो करने वाले रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बढ़ते हैं आगे। देसिल बहाना सब जिन मिठा तेसन जपाओ अब हट्टा, जो ये पंक्ति है ये किस विद्वान की है, किस लेखक द्वारा रचित पंक्ति है? ये पंक्ति रही है विद्यापति जी की, आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल जो किस कवि को कहा जाता है? अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, ये सभी जो नाम है विद्यापति जी के रहे हैं। इन्हें मैथिल कोकिल इन नामों की उपाधियाँ भी मिली हुई है, कंठ, कंठाभरण, इस तरह की जो अभिनव जयदेव, इस प्रकार जो नाम दिए गए हैं इन्हें विद्यापति जी को। विद्यापति के संबंध में और प्रश्न हम देखें तो विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता रही है? तो विद्यापति की पदावली में आप लोगों को पता ही है राधा कृष्ण के पद लिखे गए हैं, तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। विद्यापति किस मत के अनुयायी रहे हैं? विद्यापति जी रहे हैं किस मत के अनुयायी, ये आपको बताना है। तो विद्यापति शैव थे। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ विद्यापति वैष्णव
भक्ति तो करते ही थे, राधा कृष्ण की भक्ति करते थे, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए तो विद्यापति क्या थे, मतलब किस प्रकार के भक्त थे, तो विद्यापति शैव थे। ये आपको ध्यान रखना है। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तोताए हिंद जो है अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं आए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, इस प्रकार से उन्होंने पंक्ति भी लिखी है। बढ़ते हैं आगे, अमीर खुसरो की अवधि। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना? अवधि का प्रथम कवि किसने माना अमीर खुसरो जी को? तो अवधि का प्रथम माना जो है कवि माना किन के द्वारा? आचार्य रामकुमार वर्मा। आचार्य रामकुमार वर्मा जी ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। पढ़ते हैं आगे, अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुल हसन है। बढ़ते हैं आगे, हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का कोई स्थान नहीं है। ये जो कथन है, ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है? कथनों से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो। जो इम्पोर्टेंट कथन है मैंने सभी को इंक्लूड किया है आपके प्रश्नों में, क्योंकि परीक्षाओं में वही प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा हमें डीप में अभी नहीं जाना है, अभी हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हुए तैयारी को आगे बढ़ाना है। फिर जैसे जैसे हम रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डीप प्रश्नों को भी लेते हुए चलेंगे। तो जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं आधारों पर हम अपनी तैयारी को करेंगे, क्योंकि एक स्मार्ट तरीके से हमें तैयारी करनी है, ना कि हार्ड वर्क करते हुए स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। तो देख लेते हैं अब इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकेंड भाई, हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं सिवाय अरबी के। जो ये कथन कहा गया है ये अमीर खुसरो द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषाओं को मिलने नहीं देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का कोई स्थान नहीं है। हिंदी में मिलावट का कोई स्थान नहीं है। केवल इतना भी तथ्य पूछ लिया जा सकता है कि हिंदी में मिलावट का कोई स्थान नहीं है, हिंदी में मिलावट नहीं खपती। इस प्रकार से जो है अगर प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। ये जो कथन है अमीर खुसरो जी का है। बढ़ते हैं आगे, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। जो ये है पंक्ति है, ये किसकी की है? तो ये भी जो है विद्या उसकी है, सॉरी भाई, अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी पंक्ति है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। बढ़ते हैं आगे, विद्यापति ने अमीर खुसरो जी ने पहेलियाँ मुकरिया आदि मनोरंजन संबंधी भी काफ़ी सारी रचनाएं की हैं, पद लिखे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 124, काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे। जो ये पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति भी जो है अमीर खुसरो जी की ही है। बढ़ते हैं आगे, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना रही है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था। ये जो कथन कहा है ये किन्होंने कहा है? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहा है। बढ़ते हैं आगे, खुसरो की रचना खालिक बारी विषय वस्तु है, मतलब कि अमीर खुसरो की जो रचना रही है खालिक बारी, उसकी विषय वस्तु क्या रही है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा फारसी हिंदी शब्दकोश है। ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से अमीर खुसरो की कौन सी रचना हिंदी शब्दकोश है? तो ये हो जाएगा खालिक बारी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 128, खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी मुकरियों पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? तो किस अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है जिससे कि उनकी मुकरियों और पहेलियों में चमत्कार उत्पन्न हुआ है? अमीर खुसरो का वह कौन सी अलंकार रहा है? प्रिय अलंकार रहा है। तो वो देख लेते हैं, वो है जो आंसर होगा अपहोती अलंकार जो है इनका प्रिय अलंकार रहा है, जो अपनी मुकरियों और पहेलियों में इन्होंने इस अलंकार के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 129,
आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले जो कवि रहे हैं वो रहे हैं अमीर खुसरो जी। आप लोगों को बताइए। बढ़ते हैं आगे। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया? तो अमीर खुसरो ने। बढ़ते हैं आगे। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जाता है। यह कथन किसका है? हिंदी का जो वास्तविक प्रथम महाकवि है वो चंद बरदाई जी ही है। ये कथन किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया, ये आपको बताना है। तो चंद बरदाई को किन्होंने माना हिंदी का प्रथम महाकवि? वो रहे हैं मिश्र बंधु जी। मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधु 3 भाई रहे हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने जो है हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद बरदाई जी को माना है। बढ़ते हैं आगे। किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ से माना जाता है? तो मैंने आपको बताया ही था, जो कि बिसल देव रासो। बिसल देव रासो जो है, या तो कह सकते हैं जो बिसल देव रासो के अंतर्गत, या तो बिसल देव तृतीय का वीरता का वर्णन इसमें दिखाया गया है, या विग्रह राज चतुर्थ का वर्णन इसमें किया गया है। ये बिसल देव तृतीय और विग्रह राज चतुर्थ दोनों एक ही है भाई, या तो हम बिसल देव तृतीय कह सकते हैं या विग्रह राज चतुर्थ कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 132। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य आप लोगों को पता ही है, पृथ्वीराज रासो रहा है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? नरोत्तम स्वामी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से मानी? वो मानी है रसिक शब्द से। रासायन से मानी है रामचंद्र शुक्ल ने। रासक से मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते और सर्वमान्य रहा है रासक शब्द। रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 134। बिसल देव रासो में राजा बिसल देव के साथ किस विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा को दर्शाया गया है? बिसल देव रासो में बिसल देव के साथ किस विवाह के, वियोग और पुनर्मिलन की जो कथा है उसको दर्शाया गया है, यानी किसके साथ आएगा भाई? ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो किसके साथ उनका विवाह हुआ था बिसल देव रासो में? तो ये है राजमती। राजमती जब का विवाह होता है तो कुछ कटु वचन बोलने के कारण राजा जो है उससे रूठ करके उड़ीसा चले जाते हैं। फिर दूसरे खंड में वे उसके वियोग का वर्णन दिखाया गया है। फिर तृतीय खंड में वे वापस आते हैं। फिर चतुर्थ खंड में उसका जो तृतीय खंड में ही उसका जो पिताजी हैं उसे अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये मैंने एक एक खंड की जो पूरी कथा है आपको समझाई हुई है। बिसल देव रासो और राजमती जी के संबंध में जो उन बिसल देव रासो में कथा कही गई है उसमें प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, 4 खंडों को इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 135 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? तो अर्ध प्रमाणिक रचना, इनमें से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक रही है ये आपको पता ही है। पृथ्वीराज रासो जो है, कई विद्वानों ने इसे प्रमाणिक माना है तो कुछ विद्वानों ने अप्रमाणिक माना है तो कुछ ने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी होगा, पृथ्वीराज रासो। बढ़ते हैं आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक। प्रश्न संख्या 136। उक्ति धर्म विशालकाय राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया, जो ये पंक्ति कही है ये किस विद्वान, किस लेखक की है? तो ये जो पंक्ति रही है, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति रही है, ये रही है चंद बरदाई जी की। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 137। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा हमें पता है नाथ संप्रदाय में हमें मिलती है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? मैंने आपको बताया था अवधूत मत जो है वो किसका पर्यायवाची माना जाता है? वो माना जाता है
नाथ संप्रदाय का। बढ़ते हैं आगे। किसका बेटा किसकी बहू, आप सवा रथ मिलिया सहूद, पंक्ति किसका है? ये रही है एक प्रसिद्ध लेखक चरपटनाथ जी की। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 140। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उसका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। यह कथन किस विद्वान का है? गोरखनाथ जी के संबंध में यह कथन जो है किस विद्वान का है, ये आपको बताना है। तो ये जो कथन है ये रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 141। इस स्मारक की सबसे बड़ी कमजोरी उसका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? तो नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कुछ कथन जो है महत्वपूर्ण कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथनों को परीक्षा में पूछा जाता है, और अन्य जो लेखक रहे हैं, आचार्य रहे हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट कथन है उनको भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसलिए हर एक पहलू को ध्यान रखते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 142। इसमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में हमें क्या नहीं देखने को मिलता है? इसमें नारी निंदा भी अभी हमने पढ़ा था कि नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नाथ संप्रदाय में हमें देखने को मिलती है। तो नाथ संप्रदाय में नारी निंदा मिलती है। गुरु की महिमा भी हमें देखने को मिलती है। इंद्रिय निग्रह भी हमें देखने का मिलता है। लेकिन हमें गृहस्थों का जो आदर है ये जो प्रवृत्ति रही है ये नाथ संप्रदाय में नहीं है। गृहस्थों का आदर, क्योंकि संत कवि रहे थे, उन्होंने अपनी गृहस्थियों को त्याग दिया था, तब वे भक्ति करते थे, अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 143। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन रहे हैं? वर्ण रत्नाकर जो रचना है उसके रचयिता रहे हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी। ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचयिता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 144। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा क्या कहलाती है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी जिसमें का भाषा का योग होता है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी कौन सी भाषा होती है? वो होती है हमारी डिंगल भाषा। डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होती है। और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, अगर राजस्थानी की जगह आपको ब्रज दिखाई दे तो ब्रज अपभ्रंश प्लस ब्रज हो तो पिंगल भाषा हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम क्या है? तो ब्रज प्लस अपभ्रंश होती है पिंगल भाषा। लेकिन जो होती है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश होती है डिंगल। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाने की भी संभावना है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाती है। कौन सी भाषा के मेल से डिंगल बनती है, कौन सी दो भाषाओं के मेल से पिंगल बनती है। इस प्रकार से आपको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है कि पिंगल बनती है ब्रज प्लस अपभ्रंश और डिंगल बनती है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। बढ़ते दोनों में अपभ्रंश शामिल होगी। प्रश्न संख्या 146। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया? किस संस्था का गठन जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा रही है। नागरी प्रचारणी सभा का गठन जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया गया? आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल जो रहा है आदिकाल, आदिकाल का नाम आदिकाल किन्होंने कहा? वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीरगाथा काल। मिश्र बंधुओं ने कहा है आरंभिक काल। राहुल सांस्कृतायन ने कहा है शीत सामंत काल। और राम कुमार वर्मा ने कहा है संधि काल एवं चारण काल। बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 147। सॉरी भाई, प्रश्न देख लेते हैं हम। संख्या से हमें क्या करना है?
आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या रहा है? तो आदिकाल साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख रस रहा है वो वीर रस रहा है। बढ़ते हैं आगे। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है? ये हमने क्वेश्चन कर ही लिया था। श्रृंगार रस की प्रधानता हमें मिलती है। यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो ग्रंथ के काव्य से ली गई है? यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र, ये जो कथन है ये किस रासो ग्रंथ के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा परमाल रासो, जिसमें कि आल्य और उद्दल दो वीर योद्धाओं के जो का वर्णन इसमें किया गया है कि दो वीर योद्धाओं के जो वीरता के गीत इसमें गाए गए हैं। तो इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी कहा है यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं। तो अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 150। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्वान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन हो जाएगा हीगल जी का। तो जो ये पाश्चात्य विद्वान रहे हैं हीगल जी का ये कथन रहा है। और अन्य क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आदिकाल से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों को इसी तरह हम करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आदिकाल से संबंधित और बचे हुए सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर देंगे, चाहे कितने भी प्रश्न हो इसके अंदर आदिकाल में। और साथ साथ हम फिर भक्तिकाल को भी इसी तरह एक बार फिर से रिवाइज करते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे हर एक काल को थोड़ा जल्दी और लंबी क्लास लेकर के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा का समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है। केवल 2 या 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। इसी तरह आपको हिंदी के साथ साथ और अन्य सब्जेक्टों पर भी ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को बिल्कुल जो है एक स्ट्रेटेजी बनाते हुए तैयारी करनी है, ताकि आपका हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओ और आप जो है सफलता को प्राप्त कर सको। इस प्रकार से हम अपनी हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी तो करते ही रहेंगे, साथ साथ हम हिंदी व्याकरण के भी जो प्रश्न उत्तर है जो जितने भी पिछले सालों में पूछे गए हैं DSSB के अंतर्गत सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित करने की कोशिश करेंगे। एक सीरीज़ हमारी जो है पिछले सालों के DSSB के पिछले सालों के प्रश्न उत्तरों को भी चलेगी, ताकि जो पिछले सालों में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का थोड़ी जो है हमारी उन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी प्रैक्टिस होती रहे। और हमें अगर घुमा फिरा कर भी ऑप्शनों को चेंज कर भी अगर प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो हम आसानी से उसका सही आंसर करें। वीडियो पसंद आई तो वही लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।